मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आज हम इस क्लास के अंदर कोसेक इनवर्स के उन चार रेशियो को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा डोमेन, दूसरे नंबर रेंज होगी, तीसरे नंबर क्वाड्रेंट में वैल्यूज का क्या महत्व होता है और चौथे नंबर पर हम कोसेक इनवर्स का ग्राफ देखेंगे। यदि ये चारों के चारों रहस्य आपको सेक इनवर्स के जानने हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखना और इस वीडियो को देखना बिल्कुल ही मिस मत करना। और इस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। तो आज क्लास की शुरुआत करेंगे, तो उससे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। जब मूल बिंदु से इस साइड की ओर आते हैं तो एक्स एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है, जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है। जब मूल बिंदु से इस साइड की ओर आते हैं तो एक्स एक्स की सॉरी नेगेटिव वैल्यू होती है, जिसको एक्स डैश से डिनोट किया जाता है। जब मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं तो y की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, जिसको y से डिनोट किया जाता है। और जब मूल बिंदु से नीचे की ओर आते हैं तो y की नेगेटिव वैल्यू होती है, जिसको y डैश से डिनोट किया जाता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे कोसेक इनवर्स की। तो y इज इक्वल टू कोसेक x। ये जो हमारा ना, ये हमारा होगा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। जब हम क्या करेंगे, इस कोसेक को इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इनवर्स के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स y। ये हमारा जो फलन बना वो हमारा बन जाएगा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। अब हम इस कोसेक इनवर्स y की सबसे पहले रेशियो को जानने की कोशिश करेंगे और वो हमारा होगा डोमेन। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहा जाता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि डोमेन की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस पर डिनोट की जाती हैं। तो यहां पर कोसेक इनवर्स y का जो डोमेन होता है वो क्या होता है हमारा r। r का मतलब होता है रियल नंबर्स, उनमें से n पाई को कैंसिल करना पड़ता है। n पाई का मतलब होता है पाई का पूर्णांक गुणनजीय, मतलब पाई की जितनी भी वैल्यूज आती हैं उस वैल्यूज को इस वास्तविक संख्याओं में से घटाना होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम कोसेक थीटा का वैल्यूज को जब देखते हैं तो उसके अंदर -1 से लेके +1 के बीच में कोई वैल्यूज नहीं आती है। यानी -1 से माइनस अनंत की ओर जाती हैं, लेकिन +1 से प्लस अनंत की ओर जाती हैं, लेकिन इनके बीच में आपको कोई वैल्यू दिखाई नहीं देती है। या करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r माइनस का 1 से लेके प्लस का 1। यहां पर हमारा छोटा ब्रैकेट है और इसको खुला अंतराल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है -1 और +1, इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया है। इनके बीच वाली जितनी भी संख्या होती हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इन उन वैल्यू को ही केवल और केवल वास्तविक संख्याओं में से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हम इसका कोसेक इनवर्स का दूसरा रेशियो समझने की कोशिश करेंगे और वो होगी रेंज। रेंज को हिंदी में परिसर कहा जाता है और रेंज की जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो हमेशा हमेशा y एक्सिस पर डिनोट किया जाता है। लेकिन जब मैं रेंज यहां पर आपको बताऊंगा तो वो मैं अंतरालों के रूप में बताऊंगा कुछ इस प्रकार से।
-3π/2 से लेके -π/2 बड़ा ब्रैकेट बंद। इसमें से आपको डिलीट करना होता है -π की वैल्यूज, लेकिन जब इसके आगे देखेंगे तो -π/2 से शुरू हो जाती हैं और +π/2 तक जाती हैं। फिर बड़ा ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे और इसमें से 0 की वैल्यू जो होती है उसको घटाना होता है। जब तीसरे में बात करेंगे तो उस समय क्या होगा कि बड़ा ब्रैकेट π/2 से लेके +3π/2 तक, लेकिन इसमें से +π/2 को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी घटाना होता है। ये जो आपको वैल्यूज दिखाई दे रही हैं ये हमारी मुख्य शाखा कहलाती हैं। तो मैं ऐसे लिख दूंगा, मुख्य शाखा जो होती है वो क्या है, -π/2 से लेके +π/2 तक बड़ा ब्रैकेट, लेकिन इसके अंदर से 0 की वैल्यूज जो आती हैं उसको क्या करना पड़ता है, आपको घटाना होता है। लेकिन जो वैल्यूज इनके बीच में या इसके ऊपर यानी -π/2 या π/2 के ऊपर जितनी भी वैल्यूज या डिग्री जो लाई करते हैं उसको मुख्य मान कहा जाता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मुख्य मान, और हिंदी में मुख्य मान कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल वैल्यूज कहा जाता है। जो प्रिंसिपल वैल्यूज जो होती हैं वो हमेशा हमेशा -π/2 से तो बड़ी होती है या इसके बराबर, लेकिन π/2 से छोटी या इसके बराबर होती है। लेकिन एक छोटा सा ध्यान रखना, ये 0 डिग्री की जो वैल्यूज आती हैं उसको आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये हमारा सेकंड रहस्य था। अब हम कोसेक इनवर्स का तीसरा रहस्य समझने की कोशिश करेंगे और वो होगा क्वाड्रेंट में वैल्यूज का महत्व। क्वाड्रेंट में वैल्यूज का महत्व, यहां पर हम कोसेक इनवर्स की 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक की वैल्यू निकालना हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा 0 डिग्री, फिर मैंने लिखा 30 डिग्री, फिर मैंने लिखा 45 डिग्री, फिर मैंने लिखा 60 डिग्री, फिर मैंने लिखा 90 डिग्री। इस 90 डिग्री पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो थीटा कहां से कहां लाई करता है, 0 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम थीटा को फाइंड करेंगे तो उस समय क्या करेंगे, 90 डिग्री के साथ पुनः 0 डिग्री को ऐड कर देंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री के साथ 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री के साथ 45 डिग्री को ऐड करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री के साथ 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। और जब 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। और इस 180 डिग्री पर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो उसके अंदर जितने भी हम थीटा को फाइंड करेंगे तो उस समय क्या करेंगे, 180 डिग्री के साथ पुनः 0 को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री ही होगा। जब 180 डिग्री के साथ 30 को ऐड करेंगे तो हमारा 210 डिग्री हो जाएगा। जब 180 डिग्री के साथ 45 डिग्री को ऐड करेंगे तो 225 डिग्री हो जाएगा। और जब 180 के साथ 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो 240 डिग्री हो जाएगा। और जब 180 डिग्री के साथ 90 को ऐड करेंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा। और इस 270 डिग्री पर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा थीटा होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, वो 180 डिग्री से तो ज्यादा होता है लेकिन 270 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम प्रवेश करेंगे उस समय क्या करेंगे, इस 270 डिग्री के साथ पुनः 0 डिग्री को ऐड कर देंगे तो जैसे ऐड किया तो 270 डिग्री ही आ गया। जब 270 डिग्री के साथ 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारा 300 डिग्री हो जाएगा। और जब 270 डिग्री के साथ 45 को ऐड करेंगे तो 315 डिग्री हो जाएगा। जब 270 डिग्री के साथ 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो 330 डिग्री हो जाएगा। और जब 270 डिग्री के साथ 90 को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री होगा। और 360 डिग्री पर हमारा चौथा क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है। और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होता है वो 270 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से वो क्या होता है, छोटा होता है।
एंगल जो था वो तो मैंने आपको डिग्री के अंदर बता दिया, अब एंगल रेडियन के अंदर बताऊंगा। तो 0 डिग्री का रेडियन में मात्र क्या होता है, 0 ही होता है। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 कहा जाता है, लेकिन 45 डिग्री को π/4 कहा जाता है रेडियन के अंदर, 60 डिग्री को π/3 रेडियन कहा जाता है, और 90 डिग्री को π/2 रेडियन कहा जाता है। 180 को पाई रेडियन कहा जाता है, 270 को 3π/2 रेडियन कहा जाता है, लेकिन 360 डिग्री को हमेशा 2 पाई रेडियन कहा जाता है। आपको यह भी पता है कि कोसेक 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इन्फिनिटी होती है। कोसेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 2 होती है। 45 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 60 डिग्री की वैल्यू कोसेक की वो होती है 2/√3, लेकिन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इन थीटाओं की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, उस समय जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आई हुई है उसको क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर पुनः लिख देंगे। तो जैसे ही राइट से लेफ्ट की ओर लिखा तो 120 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। तो मैंने लिखा 2/√3। 135 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। 150 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। लेकिन 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटीव हो जाती है। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटाओं की वैल्यूज को फाइंड करेंगे उस समय हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आई हुई है उसको राइट से लेफ्ट की ओर पुनः लिख देंगे। जैसे राइट से लेफ्ट की ओर लिखा तो 210 डिग्री की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या आ जाएगी, 2। लेकिन 225 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। लेकिन 240 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3। लेकिन 270 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम प्रवेश करेंगे उस समय इन थीटाओं की जो वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आई हैं उसको जब राइट से लेफ्ट की ओर पुनः लिख देंगे तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटाओं की वैल्यूज आ जाएगी, नहीं सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर थीटाओं की वैल्यूज आ जाएगी। तो 300 डिग्री की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 2/√3। 315 डिग्री की वैल्यू √2। लेकिन 330 डिग्री की वैल्यू 2 और 360 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटीव हो जाती है। अब आपको ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा कहां से कहां तक लाई करता है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा थीटा होता है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से वो छोटा होना चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से वो थीटा छोटा होना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा हमारा 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के हमारा जो थीटा होता है वो हमेशा 270 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। आपको ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक जो थीटा होता है वो हमेशा पॉजिटिव की वैल्यूज देता है, इसलिए यहाँ पर जितनी भी आपको पॉजिटिव्स की वैल्यू दिखाई दे रही है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ही साइन रहने देंगे। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम प्रवेश करेंगे उस समय कोसेक जो थीटा होता है वो नेगेटिव्स की वैल्यू ना देके पॉजिटिव्स की वैल्यू देता है, क्योंकि ये साइन थीटा का इनवर्स होता है। इसलिए यहाँ पर आपको जितनी भी वैल्यूज दिखाई दे रही है पॉजिटिव के अंदर तो हम पॉजिटिव को ही साइन रहने देंगे, ताकि कोसेक थीटा की यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आपको दिखाई देवे। जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की बात करेंगे कोसेक थीटा की, तो उस समय वो नेगेटिव्स की वैल्यूज देता है, इसलिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव्स की वैल्यू दिखाई दे रही है तो यहाँ पर सभी के आगे हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे। जैसे नेगेटिव का साइन लगाया तो कोसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव्स की वैल्यू दे देगा। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्रवेश हुए तो वहां पर जो कोसेक थीटा होता है वो नेगेटिव्स की वैल्यूज देता है। जब नेगेटिव्स की वैल्यू देता है, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव के साइन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर सभी जो वैल्यूज दिखाई दे रही है उन सभी के आगे नेगेटिव्स का साइन लगा देंगे, ताकि कोसेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव्स की वैल्यू दे सके और यहाँ से हमें फोर्थ क्वाड्रेंट की जितनी भी वैल्यूज है वो दिखाई देने लग गई। तो कुछ इस प्रकार से हमारे क्वाड्रेंट में वैल्यूज का तो महत्व तो पता चल गया, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जैसे जैसे कोसेक थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या उसकी वैल्यूज इंक्रीज होती हैं डिक्रीज होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे, और वो भी स्टेप बाय स्टेप देखने की हम कोशिश करेंगे। तो ये हमारा कोसेक थीटा है और यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया।
ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। यहां पर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार से समाप्त हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार से, थर्ड और फोर्थ अंतगतवा खत्म हो जाता है वहां पर। अब मेरी बात सुनना, कोसेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसके अंदर इसकी वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने क्या किया, थीटा को इंक्रीज करते हुए गया, वैसे वैसे जो वैल्यूज होती है वो डिक्रीज होती हुई गई, क्योंकि 0 डिग्री पर इन्फिनिटी दिखी लेकिन 90 डिग्री पर 1 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज होती है, जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वैल्यूज डिक्रीज होती हुई जा रही है। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इनफाइनाइट से 1 की ओर वैल्यूज जो होती हैं वो घटती है, लेकिन जैसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर गए उस समय हमारी जो वैल्यूज हैं जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करने से भी वैल्यूज भी इंक्रीज होती हैं। यहाँ पर 90 डिग्री की 1 दिख रही है लेकिन 180 डिग्री की इन्फिनिटी दिख रही है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूंगा 1 से इन्फिनिटी की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे उस समय कोसेक थीटा जो होता है वो नेगेटिव्स की वैल्यू देता है, तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से -1 की ओर गया। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी वैल्यूज बढ़ी, माइनस इनफाइनाइट से -1 की ओर बढ़ती है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि माइनस के अंदर जितनी आपको वैल्यूज बड़ी दिखाई दे उसका रियल मान उतना ही छोटा होता है, और माइनस के अंदर जितनी वैल्यू छोटी दिखाई देवे उसका मान उतना ही बड़ा होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि -2 बड़े हैं या माइनस के 20, तो आप कहोगे सर -2 बड़े हैं और -20 जो है वो छोटे होंगे। तो शायद मेरी इस बात को आप समझ पाए होंगे। उसी प्रकार से माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर -1 है, तो माइनस इनफाइनाइट यहाँ पर छोटा है और -1 यहाँ पर बड़ा है। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से शुरू होता है, 360 पर उसका अंत होता है, तो 270 पर उसकी वैल्यूज -1 हो गई लेकिन 360 पर माइनस इनफाइनाइट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो डिक्रीज होती है और वो -1 से माइनस इनफाइनाइट की ओर घटती है। लेकिन अब हम क्या समझेंगे कि इस तीसरे रहस्य को समझते हुए इसका चौथा रहस्य समझने की कोशिश करेंगे, और वो चौथा रहस्य होगा ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स वाई। ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स वाई। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सिस को बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पर हमेशा हमेशा डोमेन की वैल्यूज को पुट किया जाता है, इसलिए मैं यहां पर लिख दूंगा डोमेन, और हिंदी में इसको प्रांत कहा जाता है। लेकिन वाई एक्सिस पर हमेशा हमेशा रेंज की वैल्यूज को पुट किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर रेंज लिख दूंगा, और हिंदी में रेंज को परिसर कहा जाता है। और जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर वैल्यूज 0 हो जाती हैं, या यहाँ पर हम मूल बिंदु भी कह सकते हैं, और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। हमारी जो डोमेन होती है वो माइनस इनफिनिट से लेके इनफिनिट तक तो होती है, लेकिन यहाँ पर -1 और +1 के बीच में वैल्यूज नहीं आती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुछ इस प्रकार से +1 +2 +3 +4, ऐसे करता हुआ प्लस की इनफिनिट की ओर चला जाएगा। जब डोमेन माइनस के अंदर देखेंगे तो -1 -2 -3 -4, ऐसे करता हुआ माइनस की इनफिनिट की ओर चला जाएगा। जब हम रेंज देखेंगे तो पॉजिटिव के अंदर आ जाएगी π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ठीक है, और जब नेगेटिव्स के अंदर देखेंगे तो आ जाएगा -π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। 0 डिग्री से बड़ा
और पाई अपॉन 2 से छोटा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे उस समय ये क्या कहता है कि जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते हुए जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज डिक्रीज होती हुई जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री पर आपको वैल्यूज कितनी दिखाई दे रही है, इन्फिनिटी दिखाई दे रही है। तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया है, यहाँ पर क्या होगी, इन्फिनिटीज होगी, कुछ इस प्रकार अनंत पर होगी वैल्यूज। और जैसे जैसे 90 डिग्री पर आएंगे तो उस समय कितनी वैल्यूज हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और पाई अपॉन 2 पर उसका अंत हो जाता है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम प्रवेश करेंगे उस समय हमारा क्या कहता है कि सेकंड क्वाड्रेंट पाई अपॉन 2 से शुरू होता है, पाई पर इसका अंत हो जाता है, पाई अपॉन 2 पर 1 होगा। तो देखो 1 है। लेकिन जैसे जैसे पाई की ओर जाएगा तो वहां पर क्या होता जाएगा, अनंत की ओर बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन जैसे पाई आएगा तो वहां पर अनंत हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से इंक्रीज होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा पाई से शुरू होता है, 3 पाई अपॉन 2 पर इसका अंत हो जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या कहता है कि पाई पर तो माइनस का इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे 3 पाई अपॉन 2 पर आओगे उस समय माइनस का 1 हो जाएगा। तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ये -1 पर क्या हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा यदि मैं बताऊं, -1 से वापस टर्म ले लेता है। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा 3 पाई अपॉन 2 से शुरू होता है, 2 पाई पर इसका अंत होता है। लेकिन ये कहता है 3 पाई अपॉन 2 पर तो -1 होना चाहिए, जैसे जैसे 2 पाई की ओर जाए तो माइनस इनफाइनाइट का होना चाहिए। तो 3 पाई अपॉन 2 पर क्या था, माइनस का 1 था। जैसे जैसे 2 पाई की ओर लेके जाएंगे तो देखो ये इन्फिनिटी की ओर बढ़ गया वापस। वैसे के वैसे जब हम इस साइड की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 0 रेडियन पर तो माइनस का इनफाइनाइट होगा, लेकिन माइनस पाई अपॉन 2 पर माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस पाई पर पुनः माइनस का इनफिनिटी चला जाएगा। तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बन जाएगा। लेकिन जो हमारी मुख्य शाखा जो है वो माइनस पाई अपॉन 2 से तो बड़ी, लेकिन पाई अपॉन 2 से छोटी होती है या इसके बराबर होती है। तो देखो मुख्य शाखा जो है उस ग्राफ को मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा रेड कर लेता हूं। ये हमारा मुख्य शाखा का ग्राफ है और एक हमारा यहाँ से माइनस पाई अपॉन 2 से शुरू होता है और एक मुख्य शाखा का ये ग्राफ है। इस मुख्य शाखा के ऊपर जितनी भी वैल्यूज आएगी उसको तो कहेंगे मुख्य मान, लेकिन हाल फिलहाल मैं इस ग्राफ को मुख्य शाखा का नाम दे देता हूं। ये हमारी मुख्य शाखा है, ठीक है ना। मुख्य शाखा की जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, माइनस पाई अपॉन 2 से लेके प्लस का पाई अपॉन 2 बड़ा ब्रैकेट, लेकिन इसमें से आपको 0 डिग्री की वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, यानी घटानी पड़ेगी। तो ये जो ग्राफ है ये भी मुख्य शाखा का है, ये भी ग्राफ है जो भी मुख्य शाखा का है। अब देखो 0 रेडियन को क्यों आप घटा रहे हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ग्राफ साथ में क्या नहीं है, अटैच नहीं है, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कौशिक इनवर्स के वो चारों के चारों राशि समझ में आए होंगे। सबसे पहले मैंने बताया था डोमेन, दूसरे नंबर बताई थी रेंज, तीसरे नंबर बताया था क्वाड्रेंट वैल्यूज का क्या महत्व है और चौथे नंबर मैंने बताने की कोशिश की कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो शायद आपने ये समझा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी साथ साथ में करना। और जब सब्सक्राइब करो तो उसके साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना।